एक बार छोड़ करके 95 छोड़ करके आरजेडी को कभी भी 35% से ऊपर का वोट, 36% से ऊपर का वोट नहीं है। इस राज्य में सरकार बनाने के लिए करीब करीब 39 से 40% का वोट आपको चाहिए। एक रणनीति के तहत अगर पप्पू यादव सीमांचल इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो पप्पू यादव भी किंग मेकर बन सकते हैं। एकदम बन सकते हैं। इनफैक्ट इसीलिए खतरा, देखिए राजनीति क्या है ना, कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन है नहीं। समस्या ये है, मैंने कहा ना कि तेजस्वी को ये फियर साइकोसिस है कि और कोई लीडर, और स्पेशली यादव समाज से अगर लीडर बन जाएगा तो इनकी समस्या होगी। हालांकि वो मेरे हिसाब से वो एप्रीहेंशन सही नहीं है। तो तेजस्वी की ये समस्या है कि वो पप्पू यादव को नहीं अपनाएंगे, इसलिए कि पप्पू यादव का जो व्यक्तित्व है एक दूसरे तरीके का, वो कन्हैया के साथ भी सहज नहीं होंगे, क्योंकि इनको ये डर लगता रहेगा कि कहीं उसका व्यक्तित्व इनके व्यक्तित्व को ओवर पास न कर जाए, ओवर रूल न कर जाए, सरपास न कर जाए। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आज की तारीख में उनका जो विराट व्यक्तित्व है, इतने बीमार और बूढ़े होने के बावजूद कोई उनके सामने ठहर नहीं पाता है। तो लीडरशिप जो है ना वो कमाया जाता है। लीडरशिप कहीं से, लीडरशिप इज नॉट ए ऑब्जेक्ट विच यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट। बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। पप्पू यादव की समस्या ये है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी इनके पास अथाह, ही हैज़ गॉट इमेंस कैपेसिटी टू परफॉर्म, ही हैज़ गॉट इमेंस एनर्जी टू वर्क, लेकिन वो संगठन में विश्वास नहीं करते, मुझको जो प्रतीत होता है। क्या अभी तेजस्वी यादव के पास वक्त है कि अगर वो बिहार में अपनी सरकार चाहते हैं तो पप्पू यादव को गले लगा लें, उनको फ़ायदा मिलेगा? एग्जैक्टली। देखिए, अगर तेजस्वी अपनी सरकार चाहते हैं तो एकदम स्टैटिस्टिक्स समझिए, सीधा मैथमेटिक्स है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू बनाए गए और उसके बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया। दिल्ली में बैठक बुलाई गई और कांग्रेस के ज़्यादातर लोगों ने बिहार में एकला चलो की नीति पर काम करने की सलाह दी। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है, लेकिन इसका सीधा असर पप्पू यादव पर पड़ रहा है, क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी भाव नहीं दे रही और इसका दर्द पप्पू यादव बयां कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के नेतृत्व में खुद को सबसे ज़्यादा मजबूत कर सकती थी, या फिर कन्हैया ही उसके खेवनहार बन सकते हैं, या फिर तेजस्वी नामक बैसाखी पर ही बिहार में कांग्रेस चल सकती है? इन तमाम मसलों पर बात करते हैं पूर्व आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो कांग्रेस की स्थिति है बिहार में, कैसे देखते हैं आप? हाँ, नमस्कार। कांग्रेस की स्थिति में कोई खास बदलाव, कोई खास परिवर्तन मैं नहीं देखता हूँ। प्रदेश के अध्यक्ष बदल देने मात्र से, प्रदेश के प्रभारी मात्र बदल देने से कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। विगत 20 वर्षों, इनफैक्ट 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कितने प्रभारी बदल गए, कितने प्रदेश अध्यक्ष। कुछ प्रदेश अध्यक्ष तो सोच लीजिए कि प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़ के ही चले गए। उसमें अशोक चौधरी हैं, रामजतन सिन्हा थे, अनिल शर्मा, कितने लोग। तो मैं नहीं देखता हूँ कि कांग्रेस अभी इस स्थिति में है कि वो अकेले चुनाव लड़ ले। इसने एक प्रयोग किया भी था दिल्ली में, परिणाम सबके सामने है। 4% या 5% मात्र वोट उसको आया। तो कांग्रेस का यहाँ न तो कोई संगठन है, न ही उसके पास कोई लीडरशिप है। इसलिए मुझको लगता है कि कांग्रेस अभी आने वाले कुछ वर्षों तक इसी तरीके से चलेगी और आरजेडी और वो जो
कथित महागठबंधन है, कथित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बाकी जगह तो बिखर गया, जी तो उसी के सहारे इसको यहाँ राजनीति करनी पड़ेगी। जी जी जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया, उसके बाद झारखंड की खाक छानी, और चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वो कांग्रेस में शामिल हुए, इन तमाम प्रकरणों को देखते हुए आपको लगता है कि कांग्रेस जो है पप्पू यादव को उस तरह से तरजीह नहीं दे रही है जिस तरह से वो चाहते थे? अगर पप्पू यादव को तरजीह देती कांग्रेस तो ज़्यादा बेनिफिशरी रहता कांग्रेस के लिए। देखिए, आपको इस संबंध में हम एक बात, आप मेरी अपना जो मेरा विश्लेषण है वो ये है, पप्पू यादव जी एक बहुत ही कर्मठ, बहादुर, दरियादिल और परोपकारी टाइप के नेता हैं। हम लोगों ने उनके उस रूप को देखा जब यहाँ पर कोविड में या फिर पटना में जब बाढ़ आया था, लगभग पूरी सरकार घुटने पर टिक गई थी। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट पहन के भागे थे, किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था, तो ये आदमी बहादुरी से उन चीज़ों को किया। ये एक पक्ष है इनका। पप्पू यादव की समस्या ये है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी इनके पास अथाह है। ही हैज़ गॉट इमेंस कैपेसिटी टू परफॉर्म, ही हैज़ गॉट इमेंस एनर्जी टू वर्क, लेकिन वो संगठन में विश्वास नहीं करते। मुझको जो प्रतीत होता है, वो संगठन में रह ही नहीं सकते हैं। वो वैसे ही संगठन में रहेंगे जिस संगठन के वो वर्कर भी वही रहेंगे और अध्यक्ष भी रहेंगे, महासचिव भी। ही इज़ वन मैन आर्मी। तो वो संगठन चला लेंगे, इसमें मुझे बहुत सीरियस एप्रीहेंशन है। कदाचित यही कारण होगा कांग्रेस नेतृत्व को दिल्ली में कि कांग्रेस पार्टी एज सच का अगर बागडोर पप्पू यादव जी के हाथ में दे दिया जाए तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत परोपकारी हैं, बहुत मेहनती हैं, सब कुछ है उनमें, दयालु हैं। उनके पास अगर आप मदद को जाइएगा तो बस चलेगा तो अपना किडनी हृदय निकाल के आपको दे देंगे, वो एक अलग बात है। मतलब मैं इसके लिए उनको क्रेडिट देता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं सर कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं है पप्पू यादव में। हाँ, मैंने इंडिविजुअल परफॉर्मर है ही। जैसे होता है ना क्रिकेट में, देखिएगा कि कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा बैट्समैन या बॉलर नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा कैप्टन होता है। तो ही इज़ नॉट ए गुड कैप्टन। इनकी कैप्टेंसी में कोई पार्टी चल जाएगी, इसमें सीरियस एप्रीहेंशन है। आप देखिएगा ना, आप किसी पार्टी में नहीं रह सके। कुछ लोगों का ही ऐसा जो विद्रोही स्वभाव का आदमी रहता है वो नहीं रह पाएगा। और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी है, तो मुझको नहीं लगता है कि इनको, यही हो सकता है, यही सब कारण के चलते इनको नेतृत्व नहीं दिया, और ये नेतृत्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए इनको नेतृत्व नहीं दिया गया होगा। जी जी जी। लेकिन जो बिहार की मौजूदा स्थिति है, एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बड़ा भाई कहकर ही पप्पू यादव को गले लगा लेते तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता। हाँ, ये एक मिस्टेक हुआ। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट चुनाव में जब पप्पू यादव पूर्णिया से खड़े हुए, तो उस वक़्त मुझको नहीं पता है कि तेजस्वी को किसने वो राजनीतिक सलाह दी। पहले तो वो पार्टी में शामिल हुए, फिर उनको पार्टी का, कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया, तो एक तरह से उनके साथ धोखा हुआ, जो अपेरेंटली पब्लिक परसेप्शन है। और उन्होंने निश्चय किया कि हम पूर्णिया से लड़ेंगे। पूर्णिया में उनका बेस भी है, पूर्णिया का बच्चा उनको जानता है। हम लोग जो फील्ड से खबर आ रही थी, एक दो बार हम भी पूर्णिया गए थे, हमारे भी जानने वाले लोग हैं, तो मेरी कई जगह अनौपचारिक बात होती थी और बोलते थे कि ये जीतेंगे। अब उसमें तेजस्वी ने एक राजनीतिक भूल की, वहाँ एक वो पर्सनल ईगो पर ले लिया, और जिस तरीके से भाषण उनका वायरल हुआ वहाँ, तो आपको ये बता दें कि पूर्णिया माने सीमांचल इलाके में उस भाषण को और तेजस्वी के उस अप्रोच के कारण उस इलाके में नुकसान भी हुआ। देखिए, तेजस्वी की समस्या क्या है कि इनको लगता है कि कोई भी, अब जैसे देखिएगा कि कन्हैया जब एक्टिव हुआ बिहार के पॉलिटिक्स में, तो तेजस्वी असहज हो गया।
तो होता है ना, दो तरह की लीडरशिप होती है। एक लीडरशिप होती है इंक्लूसिव, कि वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इतना विराट बना देता है कि बाकी लोग उसके विशालता में समा जाते हैं, आ जाते हैं। और कुछ लीडर्स ऐसा होता है जो स्केरी नेचर का होता है। तो मुझको लगता है कि तेजस्वी स्केर्ड रहते हैं। कोई भी यंग, कोई भी बहुत डैशिंग, कोई भी बहुत वोकल, इस तरह का कोई नेता अगर गठबंधन में या इनकी पार्टी में भी आ जाए, और ये बड़ा स्वाभाविक चीज़ है, इंदिरा गांधी से लेकर के और सब जगह हमने देखा। इसलिए देखिएगा कि पार्टियों में जो सेकंड रैंक एंड फाइल होता है वो पनप नहीं पाता है। तो तेजस्वी की यह समस्या है कि वो पप्पू यादव को नहीं अपनाएंगे, इसलिए कि पप्पू यादव का जो व्यक्तित्व है एक दूसरे तरीके का। वो कन्हैया के साथ भी सहज नहीं होंगे, क्योंकि इनको ये डर लगता रहेगा कि कहीं उसका व्यक्तित्व इनके व्यक्तित्व को ओवर पास न कर दे, ओवर रूल न कर दे, सरपास न कर दे। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इसका समाधान वो कैसे करेंगे? समाधान हो सकता था, मैंने बताया ना कि एक लकीर को छोटा करने के दो उपाय हैं। या तो उस लकीर को छोटा करिए, या फिर उस लकीर से बड़ी लकीर खींच दीजिए। बिल्कुल। तो लीडरशिप जो होता है ना, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो आप लीडरशिप को जब इवॉल्व कीजिएगा ना, तो आपके नीचे सब लोग आता चला जाएगा। और लीडरशिप इवोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है। ये बात तो सर पप्पू यादव भी कहते हैं कि जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। Exactly. और कर्म अगर आप घर में बैठकर सोचेंगे कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये तो मतलब दूर की बात है, इसकी संभावना बहुत कम ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ये बातें आ रही है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, लालू यादव का कोई आदमी विरोधी हो सकता है, कोई समर्थक हो सकता है, उनकी नीतियों से कोई इत्तेफाक रख सकता है, न रख सकता है, लेकिन इस बात से आज कोई इनकार नहीं करेगा कि लालू यादव का लीडरशिप, वो पैन बिहार लीडरशिप तो बिल्कुल एक्सेप्टेड था। हालांकि देश में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। वो क्यों कमाया? उसके दो तीन कारण थे। पहला, वो जिस भाषा का, जिस शैली का, जिस देह भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो आम लोगों से सीधे कनेक्ट होता था। पहला चीज़ ये था। दूसरा, कि उन्होंने उस विषय को उठाया उस वक्त, जिस वक्त उस विषय पर बात करने को का किसी के पास मादा नहीं था, और वो विषय था सामाजिक न्याय का। 90 के पहले 95 तक भी रहा, चूंकि तुरंत आने के बाद तो बदलता नहीं है। उस दौर में अपर कास्ट के वैसे लोग जो फ्यूडल अप्रोच के थे, हम लोगों ने देखा, ग्रामीण परिवेश हमारा है, तो वो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, और सोसाइटी में बाकी जो जातियां हैं, पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित वगैरह का तो बहुत हालत ख़राब था। तो उस इशू को जो एड्रेस किया और घूम घूम करके जहाँ गए, लोगों से मिले, उसने लालू यादव के लीडरशिप को इतना विशाल कर दिया कि आज के तारीख में बिहार में जितने नेता अभी हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, ठीक है, लालू यादव एक प्रकरण में फंस गए, पशुपालन घोटाले में सजा याफ्ता हो गए, उनकी मेमोरी चली गई, और एक्टिव पॉलिटिक्स में अब उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। लेकिन लालू यादव लीडर एज सच, आज के तारीख में उनका जो विराट व्यक्तित्व है, इतने बीमार और बूढ़े होने के बावजूद कोई उनके सामने ठहर नहीं पाता है। तो लीडरशिप जो है ना, वो कमाया जाता है। लीडरशिप कहीं से, लीडरशिप इज नॉट ए ऑब्जेक्ट विच यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट, बाजार से नहीं खरीदा जा सकता है। तेजस्वी में वो चीज़ अभी जिसको अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है, इट इज़ कंस्पिक्वस बाय इट्स एब्सेंस। आप अगर नॉर्थ इंडिया में, खास करके हिंदी हार्टलैंड में, वैसे लीडर्स की स्वीकार्यता है जो इजीली एक्सेसिबल हो, जो उसकी बात करे, उसकी भाषा हो, उसके और जनता के बीच में कोई दीवार नहीं हो, जी, और चीज़ों को बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से रखे। जैसे विधानसभा में जो बहस हुई, इतना दिन का लंबा सेशन चला, आप तेजस्वी के पूरे भाषण को सुन लीजिए, कुछ एक भाषण को छोड़ करके बाकी वो सतही चीज़ों पर बात हुई। लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है कि वह विधानसभा में हो रहे सभी बहस को स्टीयर कर दे, वो घुमा दे। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस में बोलता है तो सरकार कांपती है, सरकार की नींद उड़ जाती है, कांपती है जी। तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कितना पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन जो स्पीचेज उनके आते हैं उससे लगता है कि बहुत सतही बात हो रही है। जैसे बजट पर ही कोई बात ही नहीं, किसी ने बजट पर, कितने बजट में इशूज थे उस पर कोई बात नहीं हुई। बार बार आरजेडी को लोग ताना देता है कि साहब अभी बजट का आकार 3,17,000 करोड़ हो गया। मैंने किसी चैनल पर या मैंने अपने यूट्यूब मंच पर ही लगता है वॉइस ऑफ रिपब्लिक पर मैंने इस विवेचना करते हुए बताया था कि 1991 में जो भारत सरकार का बजट था और बिहार सरकार का बजट था वो 5% था। 2005 में अगर मुझको ठीक से याद है तो संभवतः 23,800 करोड़ के आसपास बजट था जो बिहार का बजट था, और भारत सरकार का 5,50,000 करोड़ था, तो वो लगभग 5-5.5% था। और अभी जो 2025-26 का बजट है वो भी लगभग 6-6.25% है। तो जितना भारत सरकार का बजट था उसकी तुलना में तो बिहार सरकार का भी वैसे ही बजट था। गरीबी रेखा पर कैपिटा इनकम 91 में जो 8,000 रुपया था और नेशनल एवरेज 24 था, तो 8 या 24 3 गुना, और अभी यहाँ पर 67,000 है और उसका लगभग राष्ट्रीय औसत है 1,85,86,000, तो वो भी 3 टाइम्स है। 91 में भी प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले स्तर पर बिहार था और 2025 में भी आप सबसे नीचे। तो ये सब वो आर्टिकुलेटली बोल ही नहीं सके। करप्शन के इशू पर भी बहुत प्रभावी तरीके से इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा विरासत, और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि आरजेडी के पास अभी भी 18% मुस्लिम का और 14-14.5% यादव का वोट ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। किसी आदमी के पास 30% प्लस वोट हो और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है लैक ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप, और इस पर उनको सोचना पड़ेगा। लैक ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप। लेकिन जो आपने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर ही जब वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहे हैं, खास करके एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, जब भी आम जनता को उनकी ज़रूरत होती है तब भी तो वो बाहर नहीं आते। एग्जैक्टली वो हिट एंड रन से नहीं चलेगा। ये पॉलिटिक्स इज नॉट ए इट्स नॉट ए प्रोफेशन, ये इट्स नॉट ए हैबिट, इट्स नॉट ए जिसको क्या बोलते हैं हॉबी नहीं है कि आप 10 दिन काम कीजिएगा 20 दिन नहीं काम कीजिएगा। व्हेन यू बिकम ए पॉलिटिशियन, स्पेशली व्हेन यू बिकम ए लीडर ऑफ पोजिशन, यू फॉरफिट मेनी ऑफ योर राइट्स। आप बहुत सारे अधिकार खो देते हैं। बिल्कुल 24/7 काम एग्जैक्टली पब्लिक को आपसे अपेक्षा करेगी और वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड। मुझको नहीं मालूम है कि उनका क्या रूटीन है, बट एक दो चीज़ जरूर हम सजेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। चूँकि मैं अलग अलग मंचों पर अलग अलग कॉरपोरेट्स के लिए, अलग अलग इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA स्टूडेंट्स वगैरह को भी पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी बिल्डिंग के बारे में बताता रहता हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस भी उपलब्ध हैं। देखिए, स्पीच पैटर्न जो होता है ना, और थॉट प्रोसेस होता है, पब्लिक स्पीकिंग होता है, ये एक आर्ट है। इसको रोज़ इवॉल्व करना पड़ता है। जी जी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पूरा आप देख लीजिए। मैं ओवरऑल बात करता हूँ। मैं कई बार जब विधानसभा के लाइब्रेरी में गया तो पाया कि वहाँ पर तो एक आदमी, एक विधायक, एक MLC नहीं है, वो वीरान पड़ा हुआ है लाइब्रेरी। अगर लाइब्रेरी वीरान पड़ जाएगा तो कहता है, कभी एक बहुत बड़े समाजवादी नेता ने कहा था कि अगर लाइब्रेरी वीरान पड़ जाएगा तो बहस का स्तर वो जमींदोज हो जाएगा। तो चूंकि बिहार में लाइब्रेरी वीरान है, इसलिए आपने देखा कि बजट सत्र के समय जो बहस का स्तर था वो जमींदोज था। क्या बहस था? देहात में जो औरतें लड़ती है पानी के नल पर, जी, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारा हस्बैंड, तो तुम किया तो हम ही किए, तो सब हम ही। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये कोई बहस का स्तर है? मुद्दे पे बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं, मुद्दे ही नहीं है। किसी को मुद्दा ही समझ में नहीं आता है। आप उठा के पढ़ लीजिए लोकसभा के और राज्यसभा के डिजिटल लाइब्रेरी में बहस का जो स्तर था कि जनता के मुद्दों पर किस तरीके से आर्टिकल, आप ज़्यादा नहीं, आप इनका भाषण इनके समय का देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर के समय का, कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा पढ़ लीजिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का ही पढ़ लीजिए। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, महामाया बाबू हैं, उनका गिरावट आना शुरू हुआ है। तो ये जो लीडरशिप है ना आज के तारीख में पॉलिटिकल लीडर्स का, वो लीडरशिप
में ओवरऑल हरास हुआ। अब जैसे देखिए, क्यों नहीं आपने कांग्रेस की बात उठाई, क्यों नहीं राहुल गांधी नेतृत्व कर पा रहे हैं? और आप माने पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं ना हो सकते हैं। यू मे बी राहुल गांधी इज अ वेरी गुड मैन, बट इज नॉट अ वेरी गुड स्टेट्समैन। आप कांग्रेस की बात उठाए, मैं आपको बताता हूं, अभी 90,000 बूथ है बिहार में। इस चुनाव में हो सकता है 1,000 बढ़े, 2,000 5,000 बढ़े, तो 90,000 बूथ है। क्योंकि मैं इलेक्शन की भी ट्रेनिंग लोगों को देता हूं, कई पॉलिटिकल पार्टी को मैं, कैंडिडेट्स को भी मैं इलेक्शन से संबंधित ट्रेनिंग देता हूं। जो राज्य का पॉपुलेशन होता है उसका 60% वोटर होता है। तो 14 करोड़ आबादी है, उसका 60% निकाल लीजिए, इतना वोटर होगा। और 1,000 से 1,200 के आसपास बूथ होता है वोटर का। तो लगभग 90 से 95,000 आप मान के चलिए कि 95,000 बूथ होगा इस बार। कांग्रेस के लीडर से पूछिए कि 95,000 बूथ के लिए 95,000 पोलिंग एजेंट है उसके पास? द आंसर इज नो। जी जी जी। और मुझको लगता है कि बीजेपी को अगर छोड़ दीजिए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जितने बूथ हैं उतने पोलिंग एजेंट भी नहीं है। तो चुनाव क्या खाक लड़ेंगे? बिल्कुल। बात हम लोग कर रहे थे सर पप्पू यादव की, और क्या अभी तेजस्वी यादव के पास वक्त है कि अगर वो बिहार में अपनी सरकार चाहते हैं तो पप्पू यादव को गले लगा लें, उनको फ़ायदा मिलेगा? एग्जैक्टली। देखिए, अगर तेजस्वी अपनी सरकार चाहते हैं तो एकदम स्टैटिस्टिक्स समझिए, सीधा मैथमेटिक्स है। मैंने एक बार कहा था कि चुनाव 52-53 से लेकर के 2025 तक चुनाव के लड़ने के मैकेनिज्म, उसके मेथड, उसके आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब चुनाव कैंपेन और स्ट्रेटजी से बढ़कर के मैनेजमेंट हो गया है। आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इस राज्य में आपको पढ़ लीजिए, मेरे पास आंकड़ा है 1990 से लेकर के अभी तक का। जी जी। एक बार छोड़ करके 95 छोड़ करके आरजेडी को कभी भी 35% से ऊपर का वोट, 36% से ऊपर का वोट नहीं है। इस राज्य में सरकार बनाने के लिए करीब करीब 39 से 40% का वोट आपको चाहिए। इसलिए देख लीजिए, आप बीजेपी और जदयू का जो वोटिंग परसेंटेज आप मिला दीजिएगा, या फिर फॉर दैट मैटर एनडीए का वोट परसेंटेज मिलाइएगा, तो वो 40% से एवरेज हो जाएगा। हालांकि प्रजातंत्र का यह भी एक डाइकोटोमी है कि किसी भी आज़ादी से लेकर के एक आध अपवाद को अगर छोड़ दें तो आज़ादी से लेकर के अभी तक किसी भी पार्टी को 50% वोट नहीं आया जो केंद्र में सरकार बनाई। बहरहाल, बिहार पर हम बात कर रहे थे, तो आपको 40% वोट चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि 14% यादव का, 18% मुस्लिम का, 32 होता है, तो 3% तो हरास होगा ही। सारा यादव आपको वोट नहीं देगा, सारा मुस्लिम भी आपको वोट नहीं देगा। मान लीजिए कि आपके पास, इसीलिए देखिएगा आपकी बीजेपी आरजेडी का वोटिंग जो परसेंटेज है वो 22, 24, 25% बिल्कुल, और थोड़े बहुत के अंतर से हार जाते हैं, फ्लक्चुएट करता है। जी जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कम से कम 12 से 13% वोट और चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए तो आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। तो क्या आपके पास रणनीति है? नहीं है। तो यही रणनीति आपको पप्पू यादव क्यों जीते पूर्णिया में? उस पर्टिकुलर बेल्ट में, सीमांचल में, पप्पू यादव को अक्रॉस द कास्ट लाइन, अक्रॉस द रिलीजन लाइन लोग वोट देते हैं। इसलिए कि वो व्यक्ति, मैंने बताया, वो लीडर नहीं, वो बेटा के रूप में काम करता है, हर जगह उपलब्ध है, इज ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। और तेजस्वी यादव को इसका फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठ सकता था। अगर मान लीजिए कि उस सीमांचल के जो 4, 5, 6 जिले हैं, वहाँ से अगर 10% इनको वोट मिल जाए तो वहाँ सीटों की संख्या इनकी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि 10-15 सीट भी बढ़ गया तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में जाएंगे। जी जी जी। पूरे, जैसा कि सर आपने कहा कि तेजस्वी यादव सीमांचल में पप्पू यादव का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो क्या अगर पप्पू यादव को जब तमाम पार्टियां दुत्कार रही है तो एक रणनीति के तहत अगर पप्पू यादव सीमांचल इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो पप्पू यादव भी किंग मेकर बन सकते हैं? एकदम बन सकता है। इनफैक्ट इसीलिए खतरा, देखिए राजनीति क्या है ना, कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन है नहीं। समस्या ये है, मैंने कहा ना कि तेजस्वी को ये फियर साइकोसिस है कि और कोई लीडर, और स्पेशली यादव समाज से अगर लीडर बन जाएगा तो इनकी समस्या होगी। हालांकि वो, मेरे हिसाब से वो एप्रीहेंशन सही नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव की वो महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, चूँकि वो अपना लिमिटेशन जानते हैं। इतने दिन राजनीति में तो उनको पता नहीं होगा, ऐसी बात तो है नहीं। जी जी।
लेकिन वो पर्सनालिटी क्लैश हो जाता है। तो उस पर्सनालिटी क्लैश को ही मैनेज करने का नाम लीडरशिप है। आप लालू यादव जी को देखिए ना, सोच लीजिए कि इस देश का कोई भी नेता, सो मच सो कि इवन आडवाणी जी, इवन वाजपेयी जी से जब वो मिलते थे तो उनकी केमिस्ट्री रहती थी। बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया। लीडर उसी को बोलता है ना, जी जी जी, लीडर उसी को बोलता है। तो ये चीज़ की कमी है। तो अगर तो मैं ये बताऊं कि कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है नहीं। कांग्रेस के पास मतलब आप से समझिए कि सिर्फ बैसाखी से ही चल रहा है। कांग्रेस को कहाँ से वोट आएगा? ना उसके पास काडर है, ना उसके पास कोई लीडर है। अब सोच करके देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष उनका कौन था? अखिलेश सिंह थे। अखिलेश सिंह कौन है? जिनके पास एक भी वोट नहीं वो वोट नहीं है, आरजेडी में थे वो। बिल्कुल है उसी तरह का सब लोग, अनिल शर्मा है तो फलाना है तो फलाना है, के वो वोट उन लोग के पास है? मुझको नहीं, आप राजेश, ना वोट है ना वो जनता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। लास्ट 20 साल में कांग्रेस का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। और नहीं ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इन लोगों ने कोई कोशिश, उसमें कोई प्लानिंग ही नहीं है। जी जी, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया ना कि 90,000 बूथ है। मैं दावे के साथ बता रहा हूं आपके चैनल पर कि बीजेपी को अगर आप छोड़ दीजिए, उसका शायद हो सकता है, शायद वर्ड लगा रहे हैं, मैं दावे के साथ बता रहा हूं कोई पॉलिटिकल पार्टी एक क्रॉस द बोर्ड बिहार में बता दे कि मेरे पास 90,000 पोलिंग एजेंट है, बूथ एजेंट है, नहीं है। और होगा सिर्फ कागज में या और मैं, चूंकि हम तो इतना दिन जिलों में रहे ना, हम तो अनुमंडलों में रहे, जिलों में रहे, डीडीसी रहे, रिटर्निंग अफसर रहे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन चुनाव के ऑब्जर्वर रहे, तो हम तो जान रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए इनको याद रखना हो कि आपके पास मात्र 27-28% वोट है और जब तक आप 12 से 13% वोट का इंतजाम नहीं कीजिएगा, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो न सिर्फ तेजस्वी यादव को बल्कि पप्पू यादव को भी अपनी क्षमता पहचाननी होगी। तेजस्वी यादव में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ानी होगी, लोगों को गले लगाने की आदत डालनी होगी और पप्पू यादव को ये समझना होगा कि वे किंग मेकर की भूमिका में सामने आ सकते हैं। तब ये दोनों नेता जो है अगर मिलेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।